हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेकंड वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं और कल हमने पहले वीडियो में हिंदी वर्णमाला से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हम 51 प्रश्न से शुरू करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो आपको बताया था इसका जब वर्ण विच्छेदन करेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले का आएगा प्लस यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। और आपको पता होगा कि जो व्यंजन है यह स्वरों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे का है, यहाँ पे हलंत लगेगी तब यह शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। फिर इसमें या आएगा और या भी एक व्यंजन है तो इसके साथ फिर आ जाएगा और अंत में ला और आ से मिलके बनेगा। तो आप देखिए किसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सा, का, ओ, या। देखिए आप यहाँ देखिए जो व्यंजन, जितने भी व्यंजन वर्ड हैं उनके नीचे हलंत लगी हुई है, क्योंकि शुद्ध व्यंजन जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। अदरवाइज व्यंजन को हमेशा स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दा, रा, आ, वा, ई और ता, यहाँ पे वर्ण विच्छेदन दिया हुआ है तो इसको आपको संयोजन करना है। तो इसको आप जब संयोजित करेंगे तो यह दीर्घित बनेगा। आपको दिखाते हैं, जैसे दा है यहाँ पे और यहाँ पे रा हो गया, यहाँ पे जो रेप लगी है नीचे, फिर ए चूंकि व्यंजन है तो यह आ के साथ लिखा जाएगा, आ जाएगा, फिर वा आ जाएगा और बा में छोटी की मात्रा है इसलिए छोटा ई आएगा, आप लोग याद रखिए। और यहाँ पे ता है, ता अंत में हलंत लग जाएगी और ता भी एक व्यंजन है तो हमेशा इसके बाद भी स्वर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा द्रवित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजस्वी का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो ओजस्वी का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा तो अभी आपको बताया था इसका राइट आंसर डी होगा। कैसे, सबसे ओ आ जाएगा, ओ चूंकि स्वर है तो इसके साथ तो कुछ नहीं लगेगा, ओ स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे जा, तो जा चूंकि व्यंजन है तो यह आ के साथ लिखा जाएगा, इस स्वर के साथ लिखा जाएगा जब इसका विच्छेदन होगा। इसी प्रकार सा है, चूंकि यहाँ सा है जो छोटा सा है इसलिए इसमें आ इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ सिंपल सा आ जाएगा। और अंत में बा है और यहाँ पे बड़ी ई है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप यदि अदर ऑप्शन पे भी अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे जो सा ऑप्शन है उसमें अंत में सिर्फ छोटी ई है। तो आप लोग जब इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि इसमें क्या आएगा, यहाँ पे छोटी ई है और जबकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा, फा, बा, भा और मा, यह किसके उदाहरण हैं। तो आपको पता होगा जो हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है और उनमें से जो अंतिम वर्ग होता है वह कौन सा होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ व्यंजन। जब पा, फा, बा, भा इनका उच्चारित किया जाता है तो जो ध्वनि है हमारे ओष्ठों से टकराती है, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य स्वर के उदाहरण हैं। तो जो हास्य स्वर हैं ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो हास्य स्वर जितने भी हमारे वर्णमाला में छोटे वर्ण होते हैं वह हास्य स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे आ, ई, उ और ऋ, यह हास्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। परंतु जैसे बड़ा ई, उ, बड़ा आ, ए, यह सब किसके, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। और आपको एक चीज और बता दें, जो एड़ी वाला ए होता है, छोटा ए, इसमें आ समाहित होता है, इसलिए इसे भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूप का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। तो अभी आपको बताया था जो स्वरूप है उसे कैसे इसका विच्छेदन करेंगे। तो आप देखते हैं जो सा है यहाँ सिंपल लिखा जाएगा, इसके साथ आ नहीं आएगा क्योंकि जो छोटे वर्ण होते हैं उनके साथ उसमें आ समाहित नहीं होता है। उसके बाद वा लिखेंगे और बा चूंकि व्यंजन है तो इसके साथ भी आ जाएगा। और रा है तो रा के साथ क्या इंक्लूड है, बड़ा ऊ इंक्लूड है और अंत में आएगा पा, और पा चूंकि व्यंजन है तो इसके बाद भी आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको पहले भी बताया कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसे सॉल्व करते हुए आप जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से वर्ण विच्छेदन दिया गया है, यदि आप इसका संयोजन करेंगे तो आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका युधिष्ठिर बनेगा। क्या युधिष्ठिर बनेगा, आप इसे संयोजन करके आप इसका देख लीजिए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका संयोजन करके देख लीजिए, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाप्राण व्यंजन हैं। तो महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है, परंतु अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। तो यहाँ हमें महाप्राण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छा जा खा। आपको एक ट्रिक बता दें, इसे याद करने की एक ट्रिक है। यदि आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो जो महाप्राण वर्ण होते हैं वो लगभग 3 अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ का देखें, का को आप सिंपल लिखेंगे के से डिनोट करेंगे, जबकि यहाँ ता है तो ता को भी टी से, ऐसा जी है, गा है तो गा को जी से। परंतु यदि आप महाप्राण में देखेंगे, जैसे झा है तो झा को आप कैसे लिखेंगे, जे एच ए। तो यहाँ पे 2 से अधिक ए वर्ण आ जाते हैं, इसलिए इसे महाप्राण कहते हैं। जैसे कि खा लिखेंगे तो खा को आप देखेंगे के एच ए, तो ये खा से आपका लिखा जाएगा। ऐसा झा, छा को भी ऐसे लिखा जाएगा सी एच ए। तो जो महाप्राण व्यंजन होते हैं, यदि आप उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे तो वह 2 से अधिक वर्ण में आते हैं। यह एक छोटी सी ट्रिक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो महाप्राण व्यंजन कौन से होंगे, छा, झा और खा महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियां इनमें से जो इसका राइट आंसर है सी, जा, चा, टा और डा, यह अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आएंगी। अल्प प्राण ध्वनियां ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ है, क्योंकि आ और बड़ा आ का जो उच्चारण है कंठ के द्वारा होता है, इसलिए है कंठस्थ स्वर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर सहित व्यंजन कौन सा है। तो इसमें स्वर सहित व्यंजन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब का हो जाएगा। देखिए आपको बताया था कि जिन व्यंजन में हलंत लग जाती है वह शुद्ध व्यंजन हो जाते हैं, और उसमें से स्वर नहीं रहता है, मतलब स्वर सेपरेट हो जाता है। तो ये तो आपके शुद्ध व्यंजन हो गए। और यहाँ ई है, ई चूंकि स्वर है तो यह व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। आपको यहाँ पे पूछा है स्वर सहित व्यंजन, तो जो का है यह स्वर सहित व्यंजन है, और जब आप इसका वर्ण विच्छेदन करेंगे तो हलंत के साथ का आएगा प्लस आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वह क्या कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। क्या अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग किया जाता है। तो रा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, प्राचीन में किया जाएगा। देखिए यदि आप इसका वर्ण विच्छेदन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले पा आ जाएगा। चूंकि यहाँ रा लगा है तो इसके साथ आ नहीं आएगा, इसके बाद हलंत के साथ पा आएगा और सीधा यहाँ पे रा आ जाएगा। तो ऐसा एक ही यहाँ पे जो शब्द होगा जो रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो यह क्या हो गया, ए आपका शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। और इसमें चूंकि स्वर भी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जबकि अन्य ऑप्शन को आप देखेंगे तो इसका जब विच्छेदन होगा, जैसे कि रा देख लें तो रा का विच्छेदन होगा तो रा, आ और था और आ आएगा। इसी प्रकार आप अन्य का भी विच्छेदन करेंगे तो चूंकि उनमें स्वर इंक्लूड है। और प्राचीन वश ऐसा शब्द है कि इसमें रेप लगी है नीचे तो पा आ जाएगा हलंत के साथ और सीधा रा आ जाएगा। फिर बाद में इसका देखेंगे तो चा आएगा और बड़ी की मात्रा लगी है तो ई आएगा और फिर अंत में ना और आ। तो इस प्रकार इसका ए विच्छेदन हो जाएगा, पा, रा, चा, ई, ना और आ। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। तो व्यंजन गुच्छ वाला कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर है क्यारी। क्यारी एक व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि आप क्यारी का विच्छेदन करेंगे तो यहाँ पे का आ जाएगा हलंत के साथ, और चूंकि छोटा का है इसलिए इसमें आ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा सीधा या आ जाएगा इसके बाद। और यहाँ बड़ा आ है मतलब आ जाएगा और रा और अंत में बड़ी ई। इस प्रकार इसका विच्छेदन होगा। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को भी माइंड में रखिए। क्वेश्चन आते हैं और जनरली स्टूडेंट इनको स्किप कर देते हैं। देखिए आप 2017 की पटवारी में कंटिन्यू इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग इसे जरा ध्यान से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। तो जो अल्प प्राण होते हैं इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर यहाँ पे ऊ आपका पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्ताक्षर है। तो यहाँ पे संयुक्ताक्षर कौन सा होगा, आपका कुम्हार होगा। कुम्हार आपका संयुक्ताक्षर है। परंतु आप अन्य ऑप्शन को देखेंगे जैसे बिल्ली, मिट्टी और दिल्ली,
यह आपके द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। द्वित्व व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें समान वर्णों का रिपीटेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे बिल्ली तो 2 बार ला का रिपीटेशन हुआ है, मिट्टी में 2 बार टा का रिपीटेशन हुआ है, इसी प्रकार दिल्ली में भी 2 बार ला का रिपीटेशन हुआ है। तो यह द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, आप इसको भी माइंड में रखिए। परंतु यहाँ पे कुम्हार देखेंगे तो यह संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आएगा और आप तो इसका विच्छेदन कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा माँ है और उसके बाद दूसरा व्यंजन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, तो इनमें से कौन से नासिक व्यंजन नहीं है? तो इसमें से यह नासिक व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। आपको पता होगा जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनमें जो अंतिम वर्ग होता है जिसके अंतर्गत आता है इंगा, ड़ा, ड़ा और ना और माँ, यह 5 जो वर्ण हैं यह पंचमाक्षर के अंतर्गत जो आते हैं इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जो ध्वनि है या वायु है नाक से भी यहाँ इसमें कंपन उत्पन्न होता है। परंतु आप यहाँ देखेंगे इंगा, ना और माँ, इसके अलावा जो ड़ा है यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? नासिक व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, जबकि था नासिक व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? तो वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना आपका वर्ण विच्छेदन कहलाता है। अभी इतने सारे क्वेश्चन वर्ण विच्छेदन के सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथ में आपको बता दें कि जो वर्णों का जो वर्ण विच्छेदन से उसका संयोजन करना है तो उसे हम वर्ण संयोजन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? ये तो सबको पता होगा, रा इसमें स्वर नहीं है, बाकी सभी ये स्वर हैं। और आपको बता दें कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें टोटल 52 वर्ण होते हैं। इसमें से आपके 13 तो स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और इनमें से 4 हैं जो आपके संयुक्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार आपके 52 वर्ण हो गए। और रा इसमें क्या है? रा एक व्यंजन है, ना कि स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अभी आपको उदाहरण बताया था इसमें, जैसे कि देखें मिट्टी, तो यहाँ पे 2 टा हुआ है, जैसे कि दिल्ली देखें तो यहाँ पे 2 समान वर्णों का आपका रिपीटेशन हो रहा है, जैसे बिल्ली हो गया, मिट्टी हो गया, तो ये आपके द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। 2 पदों के बीच में उचित विराम देना कहलाता है। तो 2 पदों के बीच उचित विराम देना कहलाता है संगम। इसमें आपको एक उदाहरण बताएंगे, जैसे कि सोना लिखा है, तो जो सोना है इन दोनों शब्दों के बीच जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो पर्याप्त समय देते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम संगम कहते हैं। और देखिए अनुतान क्या होता है, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं और अंतिम शब्द को लंबे समय तक उच्चारित करते हैं तो उसे अनुतान कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे, एक नेताजी का भाषण सुनो, तो जो सुनो है यहाँ पे ना पे अत्यधिक जोर दिया गया है। जैसे कि बोलेंगे मेरी बात सुनो, तो लास्ट में जो ना बोला गया है सुनो, तो उसे बहुत लंबे समय तक खींचा गया है, तो उसे अनुतान कहते हैं। परंतु जब किसी शब्द को दोनों वर्णों को अलग स्पष्ट समय दिया जाता है उनके बीच, तो इसे क्या कहते हैं? इसे संगम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पटवारी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अघोष। अघोष शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हवा स्वर तंत्रियों से या स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है, इसे अघोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो इसमें से जो बैल है यह दीर्घ मात्रा वाला शब्द है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दिन का यदि विच्छेदन करेंगे तो यहाँ दा और यह छोटी ई से मिलकर बना है। यहाँ पे बेल देखेंगे, जैसे बेल पत्र में क्या होता है? बा, और इसमें भी इसमें छोटा ए है बेल पत्र में, तो यहाँ पे जो बैल बस ऐसा है, यहाँ पे जो बड़ी दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है? तो नासिक के व्यंजन की संख्या 5 होती है। जो हमारे स्पर्शी व्यंजन में अंतिम पंचमाक्षर होते हैं उन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत इंगा आता है, यह जो लास्ट में आप देखेंगे जो पंचमाक्षर हैं तो यह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनके उच्चारण में जो ध्वनि है मुख व नाक दोनों से उच्चारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उदाहरण है। तो स्वरों तथा व्यंजन के बीच का कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है और यह या, रा, ला और बा, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और यह स्वरों तथा व्यंजन के बीच के माने जाते हैं इनको। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्णों के योग से बनने वाली सार्थक इकाई कहलाती है। तो वर्णों के योग से बनने वाली जो सार्थक इकाई है वो शब्द कहलाती है, और शब्दों के सार्थक संयोग से ही वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्यों के संयोजन से ही फिर भाषा बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना होने क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अघोष कहते हैं। जैसे अघोष के अंतर्गत जो हमारा का जो वर्ग है, वर्टिकल लाइन है, जो कचट तप, यह आपका अघोष के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट से मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के समय जो वायु है अबाध रूप से मुख से बाहर निकलती है, और जो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वर की सहायता से लिखा जाता है या स्वर की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, का व्यंजन है? तो का आपको अभी बताया था, का एक अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्व स्वर कहते हैं, और हास्व स्वर से अधिक समय मतलब दो मात्राओं का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि आपने धर्म ग्रंथों में देखा होगा, राम का उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है राम। ऐसे आप ओम को भी देखेंगे, ओम, तो लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है। तो ऐसे स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। और जो ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जैसे आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, यह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी का ए और बड़ा ए, यह सब ओ और औ, यह सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। तो मानक रूप वाला वर्ण यह नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मानक रूप ऐसे वर्ण होते हैं जो अभी हमारी हिंदी भाषा में वर्तमान में मान्य है। तो इस प्रकार का वर्ण है, अभी यह वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, इसलिए जो यह मानक वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा, जबकि अदर जो वर्ण है यह आपकी वर्णमाला में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो इनमें से अल्प प्राण कौन सा नहीं है? तो इसमें खा है, जो यह है आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा। आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही होगी, जो आपका पहला वर्ग है कचट तप वाला या वर्टिकल लाइन है, यह आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और जो खा वाली वर्टिकल लाइन है यह महाप्राण के अंतर्गत आएगी। और जो गा वाली जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे तक, यह फिर से अल्प प्राण के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अयोग्य बाह्य वर्ण है। तो अयोग्य बाह्य वर्ण यहाँ पे अम है। हिंदी वर्णमाला में आपको पता होगा 13 स्वर होते हैं, उनमें से 11 स्वर विद्वानों ने इसे मूल स्वर की संज्ञा दी है, परंतु अंतिम 2 स्वर हैं अम और आहा। अम और आहा को अयोग्य बाह्य कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो अम आहा है यह हिंदी में स्वर और व्यंजनों के दोनों के मध्य आते हैं। ये ना तो स्वर हैं पूर्णतः और ना ही व्यंजन है। तो यहाँ पे अम में यह अम की मात्रा है, इसलिए यह अयोग्य बाह्य वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो अर्ध स्वर वाला व्यंजन यहाँ पे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या एक अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिसमें या, रा, ला और वा, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्ध स्वर वाला व्यंजन कौन सा हो जाएगा? इसमें या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता, था, दा, धा और ना का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इनका उच्चारण दंत से होता है, यह दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पंचमाक्षर एक साथ आ जाएं तो स्वर रहित इसमें क्या होगा? तो इसमें अनुस्वार नहीं बनता है, क्योंकि यदि 2 पंचमाक्षर एक साथ आ जाएं तो स्वर रहित अनुस्वार इसमें नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण व्यंजन इसमें से का है। आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, जब आप इसे लिखेंगे तो यह सिंगल अल्फाबेट में लिखा जाता है, जबकि घा लिखेंगे आप, जैसे घर लिखते हैं तो घर को इंग्लिश में GHAR लिखेंगे, तो इसमें 2 वर्ण का यूज हुआ है। इस प्रकार जा में भी अपन GHA लिखेंगे और खा में भी KHA लिखेंगे। तो एक इसकी सामान्य ट्रिक है, जिनको याद नहीं होता आप इसे इंग्लिश में लिख के देख लीजिए। अल्प प्राण जब आप लिखेंगे तो वह केवल एक अल्फाबेट में लिखा जाएगा, जबकि महाप्राण आप इसे लिखेंगे तो यह लगभग 3 अल्फाबेट इसमें यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार स्वर है। तो वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर होते हैं
जिसमें उच्चारण में जो आपके दोनों ओष्ठों का आकार है एक वृत्ताकार हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। जब आप ओ को उच्चारित करके देखेंगे तो आपके जो दोनों ओष्ठों के बीच में एक वृत्त का आकार बन जाएगा, मतलब गोल आकार बन जाएगा। इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम अर्धस्वर कहेंगे, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उनके नीचे लगाते हैं तो हलंत लगाते हैं, हलंत लग जाती है, यह पूर्णतः शुद्ध व्यंजन होते हैं। परंतु जब इसमें हलंत नहीं लगी होती है तो उसके साथ स्वर इंक्लूड रहता है, अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम और आहा आते हैं तो अम और आहा यह अयोग्य बाह्य के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने देखा इन्हें ना तो पूर्णतः स्वर कहा जा सकता है और ना ही व्यंजन कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के प्रकार होते हैं, तो जो वर्ण के प्रकार होते हैं 3 होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोग्य बाह्य होते हैं। स्वर की संख्या हमने बताई, यदि शुद्ध स्वर देखें तो यह 11 होते हैं, इसमें से अम और आहा अयोग्य बाह्य होते हैं। व्यंजन की संख्या पूर्णतः 35 होती है और इसमें से 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, तो अनुनासिक स्वर वाला आपका शब्द है यह पाँव हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अनुनासिक स्वर वाले जो शब्द होते हैं ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण के समय नाक से भी वायु बाहर निकलती है, जैसे कि आपका ये चांद हो जाएगा, यह अनुनासिक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षी व्यंजन है, तो संघर्षी व्यंजन यहाँ आपका हा हो जाएगा। संघर्षी व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। इसके अंतर्गत आपके तीनों शाह, सिंपल सा, शाह और ए और हा, यह 4 जो हैं आपके संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो का वर्ग में यह आपके 5 वर्ण होते हैं, जिसे का, खा, गा, घा, इंगा, यह आपके 5 वर्ण होते हैं और स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो यहाँ जो आ स्वर है यह शुद्ध स्वर होता है, इसकी मात्रा नहीं होती है, क्योंकि यदि आप देखेंगे, जैसे यदि आपने लिखा आम, तो आम का जब हम विच्छेदन करेंगे तो यहाँ पे यह चूंकि बड़ा आ है, ये तो खुद स्वर है। जैसे कि राम देखें तो राम के अंतर्गत आप इसका जब विच्छेदन करेंगे तो रा आएगा और यहाँ पे बड़ा आ आएगा, बड़ी मात्रा लगी है, और माँ आएगा फिर आ आएगा, इस प्रकार इसका विच्छेदन होगा। परंतु जो आ है इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे की जो सीरीज़ है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने 100 क्वेश्चन तक इसके कंप्लीट किए, कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस सीरीज को आगे रखा जाए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए, या फिर किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।